बेंजोइक अगर अम्ल आपने हेडिंग डाल रखी है, सबसे पहले बात करेंगे कि बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र। तो बेटा बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला C6H5COOH। आप बेंजोइक अम्ल के इस फॉर्मूले को दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अगर आपके पास इस प्रकार से भी बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला लिख के आ जाता है तो कोई मुझे प्रभाव पड़ता नहीं उससे। हाँ, बेंजोइक एसिड को और भी लिखा जा सकता है बेटा। देखो कैसे लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड को, ये बेंजीन रिंग हो गया और इस पर लिख सकते हैं COOH। तो आपसे अगर बेंजोइक एसिड मांगेगा तो आप इस वैसे तो एक फॉर्मूला लिखने की जरूरत है मुख्य रूप से, लेकिन अगर आप जानते हैं कि बेंजोइक एसिड के फॉर्मूले को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, आप सभी रूप बता सकते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड को एक रूप में और लिखा जा सकता है कुछ इस प्रकार से, ये बेंजीन रिंग हो गया और ऊपर लिख देता है COOH। तो अगर आपको कोई भी फॉर्मूला मिलता है इस प्रकार से, आप समझ जाइए कि वो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है। अच्छा, बेंजोइक एसिड को फॉर्मूला जानने के बाद एक और बात को पता करेंगे कि बेंजोइक एसिड को किन किन विधियों द्वारा बनाकर तैयार किया जा सकता है। तो बेंजोइक एसिड का निर्माण हमारे यहां एक और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कहता है टॉलुइन से। टॉलुइन से आप बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, टॉलुइन से बेंजोइक एसिड। ध्यान दें, समझें अपना बेटा। टॉलुइन की बात करेगा तो टॉलुइन का मैं यही फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग और उस बेंजीन रिंग पे टॉप पे लगा हुआ CH3, ये फॉर्मूला होता है टॉलुइन का। अब टॉलुइन का अगर हम ऑक्सीकरण करवा दें, पूछता है किसकी उपस्थिति में, एक पदार्थ आता है CrO2Cl2। नाम अगर न याद रख पाना तो कोई फिलहाल बहुत ज़्यादा गड़बड़ चीज़ नहीं कि नाम आपको याद नहीं है इसका। क्रोमिल क्लोराइड नाम है इसका, क्रोमिल क्लोराइड। और बेटा क्रोमिल क्लोराइड अगर अभिक्रिया करेगा तो ये अपने ऑक्सीजन निकाल के इसको दे देगा। और जब अपने ऑक्सीजन निकाल के इसको दे देगा, देखो सबसे पहले एक ऑक्सीजन तो इसको मिलेगा तो ये क्या बना डालेगा, H2O। भाई दो हाइड्रोजन अगर एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेंगे H2O। अब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो देखो बेंजीन रिंग मेरे पास बचा हुआ है, मेरे पास ऊपर है C और मेरे पास एक H बचा हुआ है। ध्यान से देखने वाली ये बात है, आपने यहां से कितने हाइड्रोजन हटाए हैं, 2। तो उन 2 हाइड्रोजन की जगह खाली हो गई होगी और उस खाली जगह को पूरा करने के लिए आप यहां 2 O लगा दोगे। अब आप इस बात से परेशान मत होइएगा, कुछ बच्चे इस बात से परेशान हो सकते हैं, सर जी ऑक्सीजन तो 2 थे, एक तो यहां पर खर्च कर दिया, 2 यहां लगा दिए, 3 कैसे आ गए। तो बेटा क्रोमिल क्लोराइड की मैंने केवल उत्प्रेरक के फॉर्म में यहां लिखा है। आप क्लोमिल क्लोराइड की मात्रा ज्यादा ले लीजिएगा, आप ज्यादा अमाउंट में यूज कर, मैंने 1 मोल दिखाया, आप 2 मोल यूज कर लो, 3 मोल यूज कर लो, 4 मोल यूज कर लो। अगर 1 मोल 2 मोल ऑक्सीजन दे सकता है तो 2 मोल कितने दे देगा, 4, उसमें से 3 यूज कर लेगा। तो आप इस बात से परेशान बिल्कुल ना हो कि सर यहां तो 2 दिखाया आपने यूज 3 कर लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रोमिल क्लोराइड अगर बर्तन पे डाला जाएगा तो ये बहुत सारी मात्रा में होगा, हजारों करोड़ों की संख्या में अणु होंगे इसके, और हजारों करोड़ों की संख्या में जब अणु होंगे तो बहुत सारे ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला आर्टिकल है, और हालांकि मेरे ख्याल से ऐसा कुछ अभिक्रिया हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है नेक्स्ट नंबर पे बेंजाइल क्लोराइड से टॉलुइन, सॉरी बेंजाइल क्लोराइड से बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब देखो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला, बेंजीन रिंग, टॉप पर CH2Cl। इस बात को ध्यान रखें,
अच्छा, इसमें अभिक्रिया कैसे करवाएं? तो सबसे पहले बेटा हम इसका करवाएंगे जल अपघटन। तो क्या जल का फॉर्मूला अगर ऐसा लिख लिया जाए, किसी को समस्या तो नहीं है इस बात से? अगर इस बात से किसी व्यक्ति को समस्या नहीं है, आप चाहें तो क्षार की उपस्थिति रख सकते हैं, और क्षार का या तो पूरा नाम लिख दें या OH- चार्ज, ये क्षार को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जानते हो हुआ क्या? ये Cl आके किससे विक्रिया कर लेगा? H से। अगर ये HCl के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो बनाएगा HCl। ये मैंने अलग कर दिया। अब देखो बचता क्या है आपके पास? आपके पास बचता है बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग के टॉप पर लगा हुआ CH2OH। अब हम बेटा इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। कहेगा सर जी ऑक्सीकरण कैसे करवाएंगे? KMnO4 के क्षारीय विलयन से। अगर KMnO4 के क्षारीय विलयन से ऑक्सीकरण करवाएंगे तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो यहां से H2O टूटकर अलग हो जाएगा। देखो H2O टूटकर अलग हो गया, तो क्या यहां पर जगह खाली हो गई बॉन्ड की? तो उस पर ध्यान देते हैं। अगर अब जगह खाली हो गई है तो उस खाली जगह पर यहां के दोनों O को वहां रख देते हैं, COOH। इस बात से परेशान ना होना। अगर यहां 2 मोल नवजात ऑक्सीजन लिख दिया जाए तो तुम कहते नहीं सर जी, हमारे सर जी ने तो ऑक्सीजन गैस से करवाई थी और यहां नवजात ऑक्सीजन आ गया, गड़बड़ है ना। नवजात ऑक्सीजन भी इसका ऑक्सीकरण करवा सकता है और ऑक्सीजन गैस भी इसका ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। दोनों में आपको कोई भी एक इस्तेमाल कर लेना है। दोनों ही पदार्थ ऑक्सीकरण करवा सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन रख लीजिएगा और चाहे नवजात ऑक्सीजन का प्रयोग कर ले। दोनों ही चीजें सेम है, उसमें से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और विधि है, जानते हो ये विधि बहुत मुख्य विधि है। जब कभी बेंजोइक एसिड बनाने का नंबर आता है, इस विधि पर ज्यादा चर्चा होती है। देखो कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो हर बार कोई ना कोई रहा है। बेंजीन रिंग और इसके टॉप पर CH और 3 CCl3। अब CCl3 ऐसे लिख तो सकते हैं, लेकिन इसको और भी अच्छा समझने के लिए हम एक काम करेंगे, इन तीनों Cl को अलग अलग डायरेक्शन में दिखाएंगे। कुछ बच्चे अभी समझ गए होंगे। 3 Cl को दिखाया गया है, पक्का विक्रिया क्षार से होने वाली है। और क्षार से जानते हो विक्रिया कैसे होगी? प्लस क्षार रख लीजिएगा NaOH। बहुत ज़्यादा अलग अलग क्षार को रखकर एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। क्या होता है, बहुत सारे क्षार अगर आप बार बार अलग रखते रहे तो कभी कभी आपसे के दिमाग से निकल जाता है बनने वाले पदार्थ। क्या कहते हो, Na किससे विक्रिया कर लेगा? Cl से। सामान्य रूप से दिख ही रहा है कि अगर Na Cl के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो बनकर तैयार होगा 3NaCl। पहला NaCl और NaCl, 3 NaCl अलग हो गए। और मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास जो बचता है बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर, कार्बन, और उस कार्बन पर 3 OH। क्या ये वाली बात समझ पाए कि ये क्लोरीन हट जाएंगे? क्लोरीन की जगह खाली हो गई बॉन्ड पर, तो ये तीनों OH ग्रुप को उस खाली बॉन्ड की जगह पर लगा देना होगा। फिर तुमने जैसे इस पदार्थ को देखा, एक ही बात तुम्हारे दिमाग में आई, ये कंपाउंड के नीचे क्या लिख देना चाहिए? अनस्टेबल। बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस में कम से कम कुछ मेहनत तो की ही है, ताकि अनस्टेबल को पहचाना जा सके। और अनस्टेबल जो कंपाउंड होता है, ये अपने आप ही जल को अलग कर देता है। जल को अगर अलग कर देगा इतने भाग को, तो मैं जल को तो अलग किए देता हूं। अब मेरे पास बचता क्या है? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे टॉप पर C2O और H, COOH। और बेटा ये भी तो बेंजोइक एसिड है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है? बेंजाइल ट्राइक्लोराइड। और बेटा कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, तो बता डालोगे बेंजोइक एसिड को पढ़ रहे हैं तो वही तो बनाकर तैयार करेंगे, इससे अतिरिक्त बनाएंगे भी क्या? अच्छा, ये तो हो गया आपको बनाने के प्रोसेस। अब आप बात कर लेते हैं कि भौतिक गुण क्या क्या रहेंगे।
तो भौतिक गुणों में देखो कुछ विशेष बातें समझिएगा। यहां सबसे पहले अगर आपसे पूछे बेंजोइक अम्ल किस अवस्था पर पाया जाता है, तो बेटा बताओ बेंजोइक अम्ल होता है ठोस अवस्था पे, और ठोस में भी किस अवस्था पर होता है, क्रिस्टलीय। मतलब बेंजोइक अम्ल जो है वो एक दानेदार ठोस पदार्थ है। अब अगर कोई दूसरा भौतिक गुण पूछे, एक और बात बता दो, इसकी गंध किस प्रकार की होती है, तो बता दीजिएगा ये गंधहीन होता है। एक और बात याद रखो, अगर कोई पूछे रंग कैसा होता है बेंजोइक एसिड का, शुद्ध अवस्था में बेंजोइक एसिड होता है रंगहीन। वैसे भी हम लोगों ने इस बात को पढ़ रखा है कि ज्यादातर एसिड जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। हाँ, गंध उनमें होती थी, लेकिन बेंजोइक एसिड में कोई गंध नहीं होती है। एक और बात को याद रखोगे बेटा, भौतिक गुण जैसे यहां 2 लिखे हैं, बाकी इधर लिख लिए जाए। क्या हो गया, अवस्था हो गया, रंग। हाँ, अगर आपसे पूछता है कि घुलनशीलता के विषय में आप क्या जानते हो, घुलनशीलता, तो बेटा तुरंत उसको बताओ कि बेंजोइक एसिड जल में भी विलेय होता है। विलेय का मतलब जानते हो, घुलनशील, तथा कार्बनिक विलायकों में भी विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में भी घुलनशील होता है। घुलनशील आप लिख सकते हैं या विलेय लिख लें। हाँ, लेकिन इस जगह पर थोड़ा सा भी अगर बात आए कि किस में ज्यादा घुलता है, तो बेटा जल में इसकी घुलनशीलता होती है काफी कम, और कार्बनिक विलायकों में इसकी घुलनशीलता होती है काफी ज्यादा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पानी पर यह बहुत कम घुलता है। हाँ, लेकिन अगर इसी पदार्थ को आप घोलने जाओगे किसी कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक का मतलब क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, एल्कोहल में, फिर उसमें ज्यादा घुलेगा। एक नंबर और लिख लेते हैं, बाय नेचर कैसा होता है या इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय। तो क्या कहते हो, बेंजोइक एसिड लिखा था इसका नाम, प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। एसिडिक नेचर होता है। हाँ, एक और प्रकार से लिख सकते हो, कहता है आयनन बता सकते हो। आयन का मतलब बेंजोइक एसिड जल में घुलकर या किसी कार्बनिक विलायक में घुलकर क्या आयनों में टूटता है। तो याद रखना इसका आयनन होता है कम, क्योंकि ये कम हाइड्रोजन आयन बना पाता है। आयनन कम, अतः इसकी अम्लीय क्षमता बहुत कम होती है, अतः दुर्बल अम्लीय होता है। अगर आप इसको जल में या किसी ध्रुवीय विलायक में घुलते हो और आप देखते हो कि क्या बेंजोइक एसिड जो है वो अपने आयनों में टूटा, पता चलेगा बेंजोइक एसिड अपने आयनों में टूटा। लेकिन मैं क्या सोचता हूं और देखता क्या एक्सपेरिमेंटली कि जब आयन में इससे टूटा भी तो बहुत कम आयनाइज हुआ, बहुत कम परसेंटेज इसका आयनों में टूटा, और जब क्योंकि कम से कम आयनों में टूट रहा है उसकी उतनी ही अम्लीय प्रकृति भी कैसी हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। तो आपने तकरीबन सारे भौतिक गुण कुछ इस प्रकार से आपको लिखने चाहिए थे, आपने लिख लिए। एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं आगे। बेंजोइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने स्टार्ट करते हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी में मैं क्या सोचता हूं, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं चलेंगे। अगर आपने बेंजोइक एसिड के अगर आपने बाकी के एसिड के रासायनिक गुण पढ़ रखे हैं, बेंजोइक एसिड के रासायनिक गुण पढ़ने में कोई समस्या नहीं आने वाली। देखो, बेंजोइक एसिड पर सबसे पहले अभिक्रिया करवाते हैं क्षार की क्रिया, अर्थात बेंजोइक एसिड क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। देखो बेटा,
बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH और अभिक्रिया में क्षार में आप ले लीजिए NaOH। बेटा अभिक्रिया करवाओगे, देखो H इस OH को लेकर अलग हो जाएगा। अगर HOH को लेकर अलग हो जाता है तो बेटा बनेगा जल, और आपके पास क्या बचेगा C6H5COONA। नाम इनके सबके याद रखना। सबसे पहले Na को तो पढ़ेंगे तो बताएंगे सोडियम, और बेटा देखो जरा ये बेंजोइक अम्ल से टूटा हुआ भाग है ना, तो इसको बोलेंगे बेंजोएट। अरे यार, तो सोडियम बेंजोएट बनकर तैयार होगा। एक और काम करेंगे, अगली अभिक्रिया पर आ जाएंगे। एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया। बेटा एल्कोहल से क्रिया को ही ईस्टर कहते थे। अगर बेंजोइक एसिड की किसी एल्कोहल से विक्रिया हो गई तो C6H5COOH, और एल्कोहल की बात करेगा तो बेटा मैं मेथिल अल्कोहल ले लेता हूं CH3OH। मैं ये नहीं कहता कि आप एथिल अल्कोहल ले नहीं सकते, बिल्कुल ले सकते हो, और केवल 2-4 बूंदे ही H2SO4 की डालना, और जैसे आप गर्म करोगे यहां से H और इससे OH टूटकर अलग हो जाएगा, अलग होगा H2O, और मैं क्या देखता हूं मेरे पास क्या बचेगा C6H5COOCH3। जानते हो इसी फॉर्मूले को एक प्रकार से और लिख सकते हैं। C6H5 को तो बेंजीन के स्ट्रक्चर पर रख सकते हैं, COOCH3 को अलग लिखा जा सकता है। पूछेगा कोई नाम क्या है इसका, देखो ध्यान से, ऊपर वाले का नाम अगर देखा है, कौन से ऊपर वाले का, जो इसमें लिखा हो उस ऊपर वाले का, ठीक है। देखो लास्ट में सोडियम लगा था तो पहले नाम किया गया, इसमें लास्ट में मेथिल लगा है तो मेथिल, या इसको पढ़ सकते हैं मेथाइल। और बेटा बाकी का बेंजोइक अम्ल से टूटा हुआ भाग है बेंजोएट, तो मेथिल बेंजोएट इसका नाम है। एक नंबर पर और आएंगे इसके बाद, अमोनिया से क्रिया। बेटा अमोनिया से भी क्रिया लिखोगे, देखो C6H5COOH, और अमोनिया का सूत्र अगर आप ऐसे लिख सकते हो ज़्यादा बेटर है। चलो अच्छा पहले लिख लेते हैं ऐसे ही, NH3, बाद में उस अभिक्रिया को दिखाएंगे। बेटा दोनों पदार्थ अभिक्रिया किया, NH3 आके इस H में जुड़ गया, बन गया C6H5COO कोई पूछेगा नाम क्या है, अमोनियम बेंजोएट। मैं लिख भी देता हूं, जो जो यौगिक मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा भैया मैं उसका नाम लिख दूंगा, अमोनियम। हाँ, कुछ यौगिकों के नाम इंपॉर्टेंट होने के बावजूद नहीं लिखेंगे, कब, जब वो यौगिक का नाम उससे पहले हो चुका होगा। अब जैसे क्या कि अगर किसी अभिक्रिया में अमोनियम बेंजोएट और बन चुका होता, फिर इस अभिक्रिया में भी अमोनियम बेंजोएट बनता, तो मैं नाम केवल एक बार लिखता फिर उसके लिए। लेकिन अभी क्या करना है, आपने इसको गर्म कर दिया। जानते हो गर्म करने पर होगा क्या, O और 2H इससे क्या हो जाएंगे अलग। अगर H2O को आपने अलग कर दिया, देखो बचेगा क्या, C6H5CO, और बेटा यहां से 2H निकल गए हैं तो NH2। इसको जानते हो क्या कहते हैं, बेंजेनामाइड या बेंजेमाइड। चाहे आप बेंजेनामाइड भी लिख सकते हो, बेंजामाइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप और भी ज्यादा गर्म करोगे तो इफेक्ट कोई भी नहीं आएगा, इसलिए हमने इफेक्ट डालने के लिए जानते इसको क्या किया,
इसको P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया। तो जब P2O5 की उपस्थिति में गर्म करोगे तो फिर वही होगा बेटा, O 2H को लेके अलग हो जाएगा, H2, देखते हैं क्या बनेगा, C6H5, यहां बचेगा C और लास्ट में बचेगा N। इसके दो नाम हैं, दोनों लिख लेंगे। पहला है फेनिल साइनाइड, नाम जानते थे क्या इसके पहले? अच्छा, एक तो फेनिल साइनाइड हो गया। बेंजीन को पहले पढ़ना है तो फेनिल, CN को बाद में पढ़ना है साइनाइड। दूसरा नाम CN को साइनो, अब C6H5 को बेंजीन। कभी कभी हो क्या जाता है ना, जानते हो, जैसे हुआ क्या, मैंने ऊपर वाला नाम लिख दिया, आपने कभी किसी दूसरे टीचर का या किताब पे या इजी नोट्स पे कहीं देखा, नाम उसका ये लिखा था साइनोबेंजीन। अभी आप परेशानी पर हो कि सर जी ने कुछ तो गड़बड़ कर रखा है, और गड़बड़ क्या कर रखा है कि सर जी ने नाम को थोड़ा सा चेंज कर रखा है। हो सकता है एक नाम गलत वो वाला भी नाम नहीं है और गलत ये वाला भी नाम नहीं है। आपने वैसे भी पढ़ा, कोई कोई पदार्थ तो इतना इंपॉर्टेंट था, कई कई नाम होते थे उसके, 3 नाम हो जाते थे, 4 तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे। अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया के बाद आ जाएंगे PCl5 से क्रिया। बेटा यही अभिक्रिया देखो लिखते हैं। अच्छा, PCl5 से भी एक ऐसी अभिक्रिया मेरे ख्याल से 3 बार तो हो ही चुकी होगी अभी तक। फिलहाल बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला और अभिक्रिया किससे होनी है? PCl5 से। बेटा PCl5 को देखो लिखेंगे कैसे, बस और कुछ मत याद करो, डिजाइन याद करो। देखो PCl5 में 5 Cl है तो एक Cl यहां, दूसरा इधर, और बाकी के बचा हुआ P और 3 Cl लिख दिया बीच में। अब देखो यहां किनारे क्या बनने वाला है, C6H5COCl, C6H5COCl। अब देखते हैं बीच वाले भाग पर POCl3, POCl3। अब इसका नाम है HCl। अब देखो मैं थोड़ा सा इस पर एक चीज बताता हूं। पहले तो ये वाला नाम इसका, इसका नाम पूछेगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अब जैसे इसका नाम है, इसका नाम देखो 3 प्रकार से आप पढ़ सकते हो। कहेगा 3 प्रकार से? हाँ बेटा, इसके नाम 3 प्रकार से पढ़े जा सकते हैं। देखो मैं तीनों नाम लिख के दिखा देता हूं। अब होता क्या, जैसे आपने एक नाम तैयार कर रखा है, दूसरा आ जाए, घबराओ ना उससे कि सर जी ये नाम तो गलत हो गया। एक ही पदार्थ के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे इसका पहला नाम है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ऑक्सी क्लोराइड। दूसरा नाम है फॉस्फोरस, हाइपोक्लोराइड। अब देखो इस जगह थोड़ा सा ध्यान देना, वो है फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीक्लोराइड, और ये है फॉस्फोरस हाइपो के साथ क्लोराइड। इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस जगह। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़े से नाम में बदल दिया। एक तीसरा नाम फॉस्फोरिल, RYL क्लोराइड। अब देखो ये 3 नाम है इसके, आपको जो नाम पसंद आ जाए इनमें से भैया उस नाम को आप यूज कर लें। और अभी के लिए जो नाम आपको पसंद ना आ रहा हो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बिल्कुल उसको लेकर पकड़ के बिल्कुल परेशान मत हो जाइए, तो ठीक है, परेशान तो नहीं हो। कोई एक नाम याद रख लो।
अगर तुमको लिख के दिखाना होगा एक नाम, बस एक नाम, सारे काम खत्म वहीं से। एक और बेटा रासायनिक गुण यहां लिखेंगे, कहोगे सर जी ये कौन सा गुण है? निर्जली। क्या याद है निर्जलीकरण? तो भैया निर्जलीकरण क्योंकि करवाना है, करवा लेते हैं। बेंजोइक एसिड का निर्जलीकरण देखो कैसे होगा, C6H5COOH, C6H5COOH। बेटा निर्जलीकरण के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे उत्प्रेरक हो सकते हैं जो पानी को अलग करने में पहले से माहिर हैं। H2SO4 हो सकता है और निर्जलीकरण के रूप में P2O5 भी हो सकता है। आप कोई भी उत्प्रेरक एक यूज कर सकते हैं, मैं H2SO4 यूज कर रहा। और H2SO4 जानते हो कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड। और जब इसको हम गर्म करेंगे बेटा तो इससे पानी अलग होगा, जल अलग होगा केवल, और जल के अलग हो जाने की घटना को ही कहते हैं निर्जलीकरण। अगर जल अलग हो गया, ये देखो मैं लिख देता हूं। अब क्या है, किसी विक्रिया में इनका नाम बताने के चक्कर में मत पड़ना, टाइम की बर्बादी है, समझ लो। बचता क्या है मेरे पास, देखो C6H5CO यहां बचा, C6H5CO वहां बचा, और बल्कि ऊपर तो एक वो भी एक्स्ट्रा बचा। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि सर्दी C6H5CO जो था वो बचा है 2 बार, और ऑक्सीजन बचा है 1 बार। जानते हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजोइक एन हाइड्राइड। एक काम करो बेटा, इसको फिर नोट करो, इसके उपयोग भी पढ़ लिए जाएं। तो बेंजोइक अम्ल के बेटा ये उपयोग लिखे हुए हैं आपके सामने। अच्छा, उपयोग में क्या होता है, नॉर्मली 2 उपयोग मांगता है आपसे, आप याद करके ज्यादा रख सकते हो। हाँ, भूल गए तो अपना इसको यूज कर लेंगे। कहता है रंजक, रंजक मतलब जानते हो, कलर, कलर बनाने में, और रोगाणुरोधक के रूप मतलब बैक्टीरिया को समाप्त करने में। मेनली आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। अगला नंबर लिखा है भोजन को परिरक्षित करने में। परिरक्षित का मतलब भोजन को खराब होने से बचा। भाई देखो क्या होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया ही फर्मेंटेशन के दौरान, किण्वन क्रिया के दौरान आपके खाने को खराब करते हैं। आपके खाने पर भोजन जो घर में बनाया जाता है, क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ये इस भोजन में होने वाली किण्वन प्रक्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं। अच्छा, किण्वन से होता क्या है? किण्वन का एक ही काम है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी फैट हो, कोई भी वसा हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे पदार्थों का ऑक्सीकरण कराते 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 अम्ल में उसे चेंज कर देगा, एसिड में चेंज कर देगा। इनका किण्वन प्रक्रिया का सिस्टम में यही है। बाकी सारी बातें अगर भूल जाओ तो किण्वन क्रिया को एक लाइन में पढ़ सकते हैं। किसी भी पदार्थ को, चाहे वो तेल हो, वसा हो या कार्बोहाइड्रेट हो, उसका ऑक्सीकरण कराते 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 और कराते कराते लास्ट में उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देना, यही प्रक्रिया किण्वन की होती है। तो अपने भोजन में भी तो तेल वसा पड़ता है, तेल पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो जो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो उस भोजन को खा खाकर उसे धीरे धीरे एसिड में चेंज कर देते हैं। एसिड में चेंज करते रहते हैं, जिससे खाना हमारा या भोजन हमारा खराब हो जाता है। तभी सोचो गर्मियों के मौसम में लंबे समय तक रखा रहने पर भोजन लास्ट में स्वाद में खट्टा हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया ने उसका किण्वन कराते हुए उसे लास्ट में काय में चेंज कर दिया, एसिड में। और एसिड में चेंज नहीं हो गया, स्वाद में खट्टा हो गया और अजीब सी महक भी देने लगा, क्योंकि एसिड महकते हैं, वो बेंजोइक एसिड नहीं महकता, ये इसकी समस्या है। बाकी निम्न अणुभार वाले एसिड जो हैं वो सारे के सारे महकते हैं अजीब, और जब अजीब महकते हैं तो खाने से अजीब प्रकार की गंध आने लगती है। और भी सुन सकते हो इस विषय में मेरे से थोड़ा बहुत। क्या सुन सकते हो, जैसे आपने कोई मीठी चीज़ खा के रखी है, चॉकलेट खा के रखी है, गांव के बच्चे तो गुड़ खा लेते हैं, नहीं घर में गए कहते देख रहे आज बाजार का दिन है, गुड़ रखा है, भैया गुड़ खाते रहते हैं ये निकाल के। बाद में 3 दिन बाद घर वाले देखते हैं, कहते हैं 1.5 किलो गुड़ था।
आधा किलो बचा है। समझ गए, ऐसा कुछ होता है। फिर जानते हो 1.5 किलो गुड़ था, आधा किलो बचा, 1 किलो कहाँ गया, ये तब पता चलता है जब घर में एक ढंग से मार चलती है। जानते हो क्या होता है, जैसा ही मीठा आप खाते हो, कोई भी भोजन हो अगर आप खाते हो, ग्रहण करते हो, खास करके मीठे पदार्थ पर मैं ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं, बच्चों को ज्यादा पसंद होता है। ये चिपचिपा होता है और दांतों के बीच में फंस जाता है। जानते हो मिठाई से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपको पता है आपके मुंह में बहुत सारे हैं बैक्टीरिया, छोटे छोटे, ये लार का निर्माण करवाते हैं और भैया इसी से भोजन को पचवाते हैं। तो ये तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, अच्छे हैं, तो करते क्या, ये बैक्टीरिया दांतों के बीच में फंसे हुए उस मीठे पदार्थ को भी खाते हैं। और आप सबको पता है कि बैक्टीरिया का केवल एक काम है, चाहे वो तेल हो, चाहे वसा हो या कार्बोहाइड्रेट, उसको खा खाकर काय में बदल देना, एसिड में। अगर वो भोजन या वो चॉकलेट का टुकड़ा आपके दांतों में था तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, लेकिन अब उसको खा खाकर बैक्टीरिया ने क्या बना दिया है, एसिड। और आपको ये पता है अम्ल जो होता है ये कैल्शियम को खराब करता है, या अम्ल जो होता है ये दांतों को खराब करता है। अरे तुमने पढ़ नहीं रखा, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। तो अम्ल अगर बन जाएगा, वही जो मिठास थी वो एसिड बन गई, तो अब वो दांतों के जिस हिस्से पर जमी हुई है, दांतों के उस हिस्से को वो एसिड खराब करेगा। और इसी घटना को आप कहते हो कैविटी, दांतों में कीड़े लग जाना या दांतों का खराब हो जाना धीरे धीरे। समझ पा रहे हो? तो अगर भोजन को खराब होने से बचाना है, सारे कामों का एक ही जड़ है, वो बैक्टीरिया निपटा दो भैया समय रहते। तो बेंजोइक एसिड की अगर थोड़ी भी मात्रा डाल दी जाए, आपने लिख रखा है कि भोजन को परिरक्षित करने में बेंजोइक एसिड उस बैक्टीरिया को, जो कि बैक्टीरिया भोजन को खराब करके एसिड में चेंज कर रहा है, उसी बैक्टीरिया को समाप्त कर देगा। सोचो भोजन में फर्मेंटेशन का स्पीड कैसे हो गया, धीमा। और खाना जो अभी 6 घंटे में या 12 घंटे में खराब हो रहा, अब वो 1-2 दिन चलेगा और खराब भी नहीं होगा। तो भोजन को खराब होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम। कुछ बच्चा कहता है कि सर जी खराब होने से बचाने के लिए तो हमने भी कुछ उपाय कर रखे हैं। कहता है कि हमने गर्मियों के मौसम में खाने को खराब होने से बचाने के लिए 2 काम कर रखे हैं। पहला काम, या तो हम खाने को उठाकर फ्रिज में रख देते हैं, या तो खाने को दोबारा से गर्म कर देते हैं। जानते हो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की बात छोड़ते हैं, बैक्टीरिया की बात करेंगे तुम लोग और टेंशन में हो जाओगे। ज्यादा गर्मियों का मौसम आपको अच्छा लगता है? नहीं। अब कोई व्यक्ति जबरदस्ती में कहेगा नहीं हमको गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा गर्मियों के मौसम भी हमें अच्छा नहीं लगता, और अच्छा तो हमें ज्यादा सर्दियों का मौसम भी नहीं लगता है। ये दोनों ही हमारे लिए घातक है। क्यों? ज्यादा गर्मियों में भी आपकी क्षमता घट जाती है काम करने की, और ज्यादा सर्दियों में भी ऐसा होता है, हाथ अकड़ जाते नहीं। बैक्टीरिया का भी सेम प्रोसीजर है। बैक्टीरिया जो सबसे अच्छा फंक्शन करता है वो 25 डिग्री सी से लेकर 35 डिग्री सी। मतलब अगर किसी बैक्टीरिया भोजन को आपने इस टेम्परेचर की रेंज पर रखा है, समझ लो जहां वो बैक्टीरिया जो उस भोजन में है वो नाच रहे हैं खूब, उनका डीजे चल रहा है अलग से, खुश हैं, कह रहे हैं क्या है, कहते हैं हमारे लिए बिल्कुल अच्छा टेम्परेचर मिला है। इस टेम्परेचर में तो भैया डीजे भांगड़ा सब होएगा, और हम खाने को बहुत तेजी से खराब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन तभी आप लोग भी कम दिमाग की थोड़ी हो भैया, अपने दिमाग का यूज किया और दिमाग के उस हिस्से का यूज किया जो था भी नहीं। मतलब आपको थोड़ी पता था इसके पहले, आप जानोगे। हाँ, बायो के बच्चों को ये पहले से पता होना चाहिए था। अगर कोई भी बायो का बच्चा इस बात को नहीं जानता है, ये फिर कंडीशन खराब है। हाँ, मैथ का बच्चा इस बात को नहीं जानता, ये ठीक है। तो टेम्परेचर, बैक्टीरिया सबसे अच्छा फर्मेंटेशन कब कराता है? जब उसको टेम्परेचर 25 डिग्री सी से 35 डिग्री सी के बीच में मिलता है। तो बैक्टीरिया की क्षमता इस समय ज्यादा होती है, वो फर्मेंटेशन या किण्वन या खाने को खराब करने की दर या सिरका बनाने की दर, ये सब इस समय तेज होगी। तो हम एक काम कर सकते हैं,
अगर इसी टेम्परेचर को हम कम कर दें, अर्थात भोजन को हम फ्रिज में रख दें। अब क्या मानते हो फ्रिज के अंदर भी इतना टेम्परेचर रहता होगा? कभी नहीं। फ्रिज का टेम्परेचर होता है काफ़ी कम, 25 से तो कम ही होता है हमेशा। और 25 से कम अगर फ्रिज का टेम्परेचर होता है तो उस समय पर बैक्टीरिया जो है वो अच्छा वर्क या अच्छा इफिशियंसी नहीं दिखा पाएगा। मैं ये नहीं कहता खराब नहीं करेगा, लेकिन सर्दियों के मौसम में अपने आप को देखा है, सुबह जब लिखने आते हो तो हाथ कांपते हैं पहले थोड़ी देर, काम धीमे धीमे होता है। इसके बाद जब थोड़ी सी गर्मी आती है शरीर में, अब काम तेज होता है। बैक्टीरिया का भी ऐसा होगा, बैक्टीरिया भी उस मिनिमम टेम्परेचर पर काम बहुत धीमे करता है। अगर खाने को खराब होने की स्पीड उस समय कैसी हो जाती है? कम, और खाना लंबे समय तक चलता है। गर्म होने पर भी यही होता है। अगर आपने उसी भोजन का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दिया, 70 कर दिया, 80 कर दिया, 90 कर दिया, बैक्टीरिया उस टेम्परेचर पर भी अपने कार्य की गति तेज नहीं कर पाते हैं। उस समय भी उनका वर्किंग जो स्पीड है वो धीमी पड़ जाएगी। अर्थात खाना खराब होगा, लेकिन खाने के खराब होने की दर, स्पीड, वेग वो उस समय धीमा हो जाएगा। तो किसी भी फर्मेंटेशन को रोका जा सकता है दो काम कराते हुए। या तो हम एक काम करें कि उसका टेम्परेचर 25 से कम या 35 से ऊपर रखें, पहला काम। दूसरा, उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दें जो फर्मेंटेशन कराने वाले बैक्टीरिया, किण्वन कराने वाले बैक्टीरिया को जाकर उनके प्रभाव को कम कर दे, उनको मार दे। तो ये काम कर सकते हैं। तो इस दौरान आपको ये बताया गया है कि जो बेंजोइक एसिड होता है ये परिरक्षण करता है। वैसे भी मैं बताऊं, अगर आप थोड़ा सा समझ सकते हो, तकरीबन ज्यादातर खाद्य पदार्थों में नमक पड़ता है, ऐसा आप जानते हो। नहीं, भोजन बनता है और आप अपने घर में भी देखो ज्यादा भोज्य पदार्थों में नमक पड़ता है। सूत्र क्या होता है नमक का? NaCl। और ये कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। क्या अंदाजा है इस बात को? बेंजोइक एसिड नमक से अभिक्रिया कर लेगा तो बनाएगा सोडियम बेंजोएट, और सोडियम बेंजोएट जो होता है ये खत्म करता है उन बैक्टीरिया को। मुख्य रूप से तो सोडियम बेंजोएट ही खत्म करता है, ये होता है परिरक्षक। लेकिन सोडियम बेंजोएट आपके पास है नहीं, तो आप किसका यूज करोगे? बेंजोइक एसिड को। भोजन में डालोगे तो इसको सोडियम कहां से मिल गया? जान गए, नमक से, साल्ट से मिल गया। अब ये परिरक्षक का काम करेगा। अब ये बैक्टीरिया से धुआंधार लड़ाई करेगा, उनको समाप्त करेगा, उनके प्रभाव को कम करेगा। तो समझ पा रहे फर्मेंटेशन के लिए टेम्परेचर क्या रखना चाहिए? ये तो नहीं रखना चाहिए। इससे या तो टेम्परेचर कम या तो इससे टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कम से कम इतना बात तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए हालत में। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। और बायो वाले बच्चों को अगर पता हो गया तो बेटा पहले से पता था, बहुत अच्छा था, नहीं पता है तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि फर्मेंटेशन मेरे ख्याल से वहां भी है। और बिना फर्मेंटेशन के तो बेटा कोई भी काम संभव ही नहीं। इस दुनिया में जो आपके शरीर में अभिक्रियाएं हो रही, ऐसा मैंने कहीं पढ़ रखा था कि मानव शरीर के केवल सर में इधर 3 लाख रासायनिक अभिक्रियाएं संभव है, या 3 लाख रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उनमें से अधिकांश अभिक्रियाएं जो हैं ये इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में होती है। तो ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया को मार ही देना है, सारे के सारे जीवाणुओं को समाप्त ही करना है। अपने शरीर का बहुत सारा काम उनके द्वारा भी होता है, वो करवाने हैं उनसे। तो नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहां गया ये? परीक्षित वाला हो गया है। कहता है बेंजीन के निर्माण में, अरे बिल्कुल, बेंजोइक एसिड का अपचयन करवाते हुए आप बेंजीन को बना सकते हो। अभी नेक्स्ट नंबर पे कोई पूछेगा बेंजोइक एसिड का अपचयन करा के बेंजीन कैसे बना सकते हो? बिल्कुल करवा सकते हो, क्योंकि अपचयन पर ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन आएगा। और मैं तो कहता हूं सबसे अच्छा प्रोसीजर है विकार्बोक्सिलीकरण, आप बेंजीन बना डालोगे। नेक्स्ट नंबर लिखा है कृत्रिम रंगों के निर्माण में कलर भी बनाए जाते हैं इससे। यार ये तो लिख गया था मेरे ख्याल से एक बार, रंजक का मतलब कलर तो वही हो गया था। चलो ठीक है, लिख गया तो लिख गया। कहता अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, और इसको जानते हो, नोट नहीं करना है, ये तो मैंने उस समय के लिए बताया था कि भैया 25 से 35 पर ये काम करेगा। तो मैं क्या सोचता हूं, जो ऑक्जेलिक अम्ल का आर्टिकल है अब इसे कल ही रख लिया जाए, कल के दिन इसको समाप्त करेंगे।